बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इसमें बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन एथ टर्म, आर एथ टर्म एंड आर प्लस वन एथ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर एन। हमारे पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, वन प्लस एक्स या एक्स प्लस वन, एक ही बात है, वन प्लस एक्स टू द पावर एन। इसमें बोल रहा है कि जो आर माइनस वन एथ टर्म है उसका कॉफिशिएंट, जो आर एथ टर्म है उसका कॉफिशिएंट, और जो आर प्लस वन एथ टर्म है उसका कॉफिशिएंट, इन तीनों के कॉफिशिएंट्स का रेशियो क्या गिवन है, 1:3:5। तो हमें क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू निकालो, r का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले बच्चों इसका एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी ज़ीरो एक्स टू द पावर ज़ीरो। फिर क्या होता है एन सी वन एक्स पे पावर वन, एन सी टू एक्स पे पावर टू। फिर क्या होता है एन सी आर एक्स पे पावर आर। ये हमारा कौन सा टर्म है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, आर एथ टर्म है, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होता है एन सी एन एक्स पे पावर एन। लास्ट टर्म हमारा कौन सा टर्म होगा, मतलब एन सी एन एक्स टू द पावर एन कौन सा टर्म होगा, ये एन प्लस वन एथ टर्म है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पे छोटी छोटी बात है जो कई बार बताया जा चुका है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जो एक्स का पावर है ना उससे एक ज़्यादा टर्म है, एक्स पे पावर वन है इसका मतलब सेकंड टर्म है, एक्स पे पावर टू है इसका मतलब थर्ड टर्म, एक्स पे पावर आर है इसका मतलब आर प्लस वन एथ टर्म है, एक्स पे पावर एन है मतलब एन प्लस वन एथ टर्म है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, एक तो ऐसे मैं बोलूँ कि सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, दूसरा मैं ऐसे बोलूँ कि सेकंड टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है, एक ही बात है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है एन सी वन एक्स पे पावर वन, इसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है एन सी वन। अब ये थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट क्या है या बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है एन सी टू। यहाँ तक आ रही बात समझ में। अब हमसे क्या बोल रहा है कि पहले हम आर माइनस वन एथ टर्म लिखते हैं। आर माइनस वन एथ टर्म क्या होगा एन सी आर माइनस वन एथ। जैसे ये सेकेंड टर्म है ना तो टू माइनस वन, तो यहाँ पे ये वन आ गया ना, ये तो ऑलरेडी कई बार बताया जा चुका है। आर माइनस वन एथ टर्म क्या होगा आर माइनस टू और एक्स पे पावर आर माइनस टू, ये होगा हमारा आर माइनस वन एथ टर्म। फिर अगर मैं आर एथ टर्म की बात करूँ तो क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस वन, एक्स पे पावर क्या होगा आर माइनस वन। और अगर मैं आर प्लस वन एथ टर्म की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स पे पावर आर। ये बात आ रही है समझ में। अब कॉफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन एथ टर्म, आर माइनस वन एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर माइनस टू, आर एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर माइनस वन, आर प्लस वन एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर। अब बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है वो देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, पहले आर माइनस वन एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर माइनस टू इज टू, आर एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर, फिर सॉरी आर आर प्लस आर माइनस वन, आर एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर, ठीक है। और फिर आर प्लस वन एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है, सॉरी आर एथ टर्म का कॉफिशिएंट एन सी आर माइनस वन, आर प्लस वन एथ टर्म का कॉफिशिएंट क्या है एन सी आर। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1:3:5 के। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन सी आर माइनस टू इज टू एन सी आर माइनस वन। यहाँ से रेशियो का पहला दो रेशियो उठा लिया तो यहाँ से भी पहला दो रेशियो उठा लिया हमने, और सेकेंड और थर्ड रेशियो उठा लिया, एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर, ये क्या हो जाएगा 3:5, ऐसे लिख लेंगे ना। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन, रेशियो का मतलब डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 1:3, और ये क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर, ये क्या हो जाएगा 3:5। अब मैं एक फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ तुम्हें जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में बताया जा चुका है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन ये किसके इक्वल होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको जो है ना इसको हम मतलब पलट के लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस वन अपॉन
NCR-2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और इसको भी प्लट के लिख लेते हैं NCR/NCR-1 इज इक्वल्स टू, ये 3:5 का मतलब 3/5 है, और ये क्या हो जाएगा 5/3। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बच्चे ध्यान से सुनो, यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस केस में। यहाँ पे जो R है ना, ये जो R है, ये जो R है, इस R का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे R-1 कर रहा है। देखो यहाँ पे जो R है उससे एक कम है ना R-1, तो यहाँ पे R-1 से एक कम क्या R-2, सेम फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो राइट हैंड साइड है ना हमारा N-R+1, यहाँ पे जब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो R की जगह क्या लिखेंगे R-1 + 1/R, R की जगह R-1, तो ये सॉल्व हो गया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना कि फॉर्मूला कैसे लग गया, तो कोई बात नहीं है, तब तुम सिंपल NCR वाला यहाँ पे अलग न्यूमरेटर में लगा दो, यहाँ पे अलग लगा दो, यही चीज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा N-R + 1/R, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/3। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला बच्चे, N-R + 1, तो ये हो गया +2/R-1 इज इक्वल्स टू 3, और N-R + 1/R इज इक्वल्स टू 5/3। अब करेंगे क्या, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें N-R + 2 इज इक्वल्स टू 3R-3, और N क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3N - 3R + 3 इज इक्वल्स टू 5R। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सभी टर्म्स है ना उसको राइट हैंड से, ये एक काम करो, इन दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो N-R है, यहाँ आएगा तो -3R, तो -4R हो जाएगा, 2 और प्लस, तो ये 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है, 3N - 3R इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा -8R + 3 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये हमारे सेकेंड इक्वेशन बन रहा है। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो, ये क्या तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है, जहाँ पे हमारा पहला वेरिएबल n हो गया, दूसरा वेरिएबल r हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम सॉल्व करना जानते हैं, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, या फिर और कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड है, कोई भी मेथड यूज़ कर लो और इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो तुम्हें n का वैल्यू 7 आ जाएगा एंड r का वैल्यू 3 आ जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। n का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 7, और r का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 3, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये हमारे पास एक्सपेंशन दे रखा है। क्या एक्सपेंशन है, x पे पावर 2/3 माइनस x पे पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x - 1/x - x पे पावर 1/2 टू द पावर 10। हमें उस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है जो कि इंडिपेंडेंट हो x से। तो यहाँ पे बिल्कुल एज अ लेमैन, मतलब जो बिल्कुल बच्चा नहीं समझ रहा है वो भी ये बात समझ जाएगा कि इस फॉर्म में तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे नहीं, जो क्वेश्चन का फॉर्म है ना इस फॉर्म में तो इसे एक्सपेंड करेंगे नहीं। ऑब्वियस ही बात है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकेंड टर्म है, और पावर क्या है 10 है। तो अगर हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड किया तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इस फॉर्म में हम करेंगे नहीं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बाइनोमियल थ्योरम को ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करेंगे, r + 1th टर्म निकालेंगे। r + 1th टर्म में x पे जो पावर होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर आंसर आ जाएगा। बस देखते चलो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस एक्सपेंशन का वो टर्म निकालो जो x से इंडिपेंडेंट हो। तो x से इंडिपेंडेंट तभी होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो पहले हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने का क्या मतलब है, x पे पावर क्या होगा 1/3 पे पावर, इसको हम क्या कर देंगे 3 प्लस 1 पे पावर 3 अपॉन, इसे लिख दिया x पे पावर 2/3 माइनस x पे पावर 1/3 प्लस 1 माइनस
x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एक्स पे पावर 1/2। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बच्चे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर। ए का काम क्या कर रहा है? एक्स पे पावर 1/3 कर रहा है। ए का काम क्या कर रहा है? एक्स पे पावर 1/3, तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक्स पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो 2/3 प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि x यहाँ पे माइनस होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, क्या यूज़ किया है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक्स पे पावर 2/3 माइनस एक्स पे पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी अपॉन एक्स। यहाँ से ना हमने क्या किया, एक्स पे पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 पे पावर 10, ऐसे ले लिया। अब बताओ कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक्स पे पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा? माइनस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 1/2, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें? एक्स पे पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन, चलो एक लिख देता हूँ, पे पावर 10। तो ये क्या होगा? एक्स पे पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस 1/2, ऐसे मिल जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा? एक्स पे पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस 1/2 पे पावर 10। बेटा ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया? एक्स पे पावर 1/3 माइनस एक्स पे पावर माइनस 1/2 पे पावर 10। अब देखो, ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था ना, ये जो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस टर्म को निकालो जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, उस टर्म को निकालो, यही बोल रहा है ना। तो हमने मान लिया कि लेट आर प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हमने मान लिया कि आर प्लस 1th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्स से। अब इसका आर प्लस 1th टर्म निकाल लो, तो आर प्लस 1th टर्म क्या होगा? 10 CR एक्स पे पावर 1/3, इस पे पावर क्या होगा? 10 माइनस आर इंटू बी का काम क्या कर रहा है? माइनस एक्स पे पावर माइनस 1/2 इस पे पावर आर, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 10 CR एक्स पे पावर 10 माइनस आर अपॉन 3, या होगा -1 पे पावर आर इंटू एक्स पे पावर माइनस r/2। तो ये क्या हो गया? -1 पे पावर आर इंटू 10 CR इंटू एक्स पे पावर 10 माइनस आर अपॉन 3 माइनस r/2। एक्स पे क्या होगा? पावर तो ऐड हो जाएगा ना, बिकॉज बेस सेम है। तो -1 पे पावर आर इंटू 10 CR एक्स पे पावर, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 6, तो हो जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r। तो हमें क्या मिला? -1 पे पावर आर इंटू 10 CR इंटू एक्स पे पावर 20 माइनस 5r अपॉन 6, ऐसे मिल गया ना। अब बच्चों बताओ कि ये टर्म, ये r प्लस 1th टर्म मिला, तो r प्लस 1th टर्म इंडिपेंडेंट कब होगा एक्स से? कब होगा r प्लस 1th टर्म टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स व्हेन, जो एक्स का पावर है
वो ज़ीरो हो जाए, एक्स का पावर क्या है 20-5r/6 ज़ीरो हो जाए, तो यहाँ से r का वैल्यू 4 के इक्वल होगा। तो r का वैल्यू 4 हो गया। अब मैं बोलूँ कि बताओ कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है x से, तो फिफ्थ टर्म, यहाँ पे r का वैल्यू 4 डालोगे ना तो क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और फिफ्थ टर्म होगा क्या बताओ, ये जो है ना बच्चे यहाँ पे r+1 टर्म निकाला है, इसमें r का वैल्यू 5 डाल दो। ये जो हमने निकाला है ना, r का वैल्यू 5 गलत बोल रहा हूँ, r का वैल्यू 4 डालना है, तो 4 डाल दो, तो क्या हो जाएगा -1 पे पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा ये 10c4 x पे पावर 20 -5 इंटू 4/6। तो -1 पे पावर 4 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो हो जाएगा 10c4। और यहाँ पे तो x का पावर 0 आना ही आना है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, ये 8, ये 4, ये 2, ये 3, 3 ज़ा, तो क्या हो गया 30 इंटू 7, ये हो गया 210, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। आई होप अभी तक क्लियर होगा। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। हमें करना क्या है कि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इन द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तो 1 + 2x टू द पावर 6 एंड 1 - x टू द पावर 7, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसमें जो x टू द पावर 5 जनरेट होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जनरेट होगा, x टू द पावर 5। उसी x टू द पावर 5 का हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए। उसी x टू द पावर 5 टर्म का कोफिशिएंट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, कहने का ये मतलब है कि 1 + 2x टू द पावर 6 एंड 1 - x पे पावर 7। ठीक है, एक तो तुम क्या करो कि बिल्कुल आंख बंद करके इसको एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 7 पावर है, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे, 42 टर्म्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि अगर मैं x + a को x + b से मल्टीप्लाई करूँ, तो इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 टर्म्स आएंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितने टर्म्स आ जाएंगे, 42 टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस बोला है कि 42 टर्म्स तक तो हमें लिखना नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि x टू द पावर 5 जनरेट कैसे होगा। मैं लिख रहा हूँ टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 5, मैं लिख रहा हूँ टर्म कंटेनिंग x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 तभी जनरेट होगा जब यहाँ से हम कौन सा x का पावर लें, यहाँ पे हम 0 पावर लें फर्स्ट वाले से, और दूसरे वाले से पावर क्या लें, 5। यहाँ से फिर पावर क्या लें, यहाँ से फर्स्ट वाले से पावर क्या लें, इस वाले से पावर 1 लें x का, और यहाँ से x का पावर क्या ले लें, 4। फिर फर्स्ट वाले से पावर क्या ले लें, x का 2, और यहाँ पे पावर क्या ले लें, 3। फिर फर्स्ट वाले से x का पावर क्या ले लें, 4, यहाँ से 1। फिर फर्स्ट वाले से x का पावर 0 ले लें। अब ये x का पावर 0 ले लें, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है ना 1 + 2x टू द पावर 6, इसमें जिस टर्म में x टू द पावर 0 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 - x टू द पावर 7, जिस टर्म में x पर पावर क्या है, 5 है। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले इसका एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, जैसे अगर मैंने लिखा ना यहाँ पे, अगर मैंने ऐसे करके समझो बात को ध्यान से, ये एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, इसको मैंने एक्सपेंड किया तो ऐसे होगा ना, ये 6c0 2x पे पावर 0, फिर क्या होगा 6c1 फिर 2x पे पावर 1, फिर क्या होगा +6c2, फिर क्या होगा 2x पे पावर 2, फिर -6c3, फिर क्या होगा 2x पे पावर 3। ऐसे ही होगा ना, +6 तक जाएगा। और ये क्या होगा
7c0 एक्स पे पावर 0 माइनस 7c1 एक्स पे पावर 1 प्लस 7c2 एक्स पे पावर 2 माइनस, फिर ऐसे ही जाएगा ना। समझ में आ रही बात? तो अब मैं लिख रहा हूँ टर्म कंटेनिंग एक्स टू द पावर 5। जो टर्म एक्स टू द पावर 5 कंटेन कर रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ से हमें पहले वाले में से कौन सा टर्म उठाना होगा जिसमें एक्स पे पावर 0 है? तो एक्स पे पावर 0 है वो क्या होगा? 6c0 और 2x पे पावर 0, यही है ना टर्म। यहाँ से मल्टीप्लाई किया। इसमें कौन सा टर्म उठाना होगा जिसमें एक्स पे पावर 5 है? तो पहली बात इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी एक्स पे पावर ऑड है तो हमारा टर्म क्या है? नेगेटिव है। और जब भी एक्स पे पावर इवन है तो टर्म क्या हमारा? पॉजिटिव है। तो एक्स पे पावर 5 कौन सा होगा? 7c 5, और ये माइनस होगा एक्स पे पावर 5, ये आ जाएगा। समझ में आ गई? बिकॉज इसका टर्म निगेटिव है ना ऑड के केस में। अब फिर हमें क्या करना है कि इस एक्सपेंशन से हमें क्या लेना है? फिर प्लस होगा। फिर हमें इस एक्सपेंशन से क्या लेना है जिसमें एक्स पे पावर 1 हो, और इस एक्सपेंशन से हमें क्या लेना है जिसपे एक्स पे पावर 4 हो। तो 1 क्या होगा? ऑड है तो माइनस क्या हो जाएगा? 6c1 2x पे पावर 1। फिर क्या होगा? इस पे पावर 4 हो तो 4 तुम्हारा इवन है, पॉजिटिव हो, तो 7c4, और यहाँ पे x की जगह क्या है? पे पावर 4। ठीक है। फिर प्लस, फिर इस एक्सपेंशन से हमें क्या करना होगा? x पे पावर 2 लेना होगा, और इससे क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। अब समझ गए होगे पैटर्न। तो 2 लेंगे तो 2 तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? 6c2 2x पे पावर 2। इधर क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 3, तो माइनस लेंगे 7c3 एक्स पे पावर 3। फिर क्या होगा? प्लस 6c माइनस 6c3 इंटू 2x पे पावर 3। ठीक है। फिर क्या होगा? 7c2 एंड x पे पावर 2। समझ में आ रहा होगा अब क्या कर रहे हैं। फिर इस एक्सपेंशन से हमें क्या लेना होगा? ये वाला एक्सपेंशन है, इसमें हमें उस x का पावर लेना होगा जो 4 है। तो 4 है तो क्या हो जाएगा? 6c4 और 2x पे पावर 4, और इस वाले से क्या करना होगा जिस पे 1 पावर है? क्या है? 7c1, तो 1 है ना, 1 तो ऑड है तो x पे पावर 1, तो माइनस ले लिया। फिर इधर से पावर क्या लेना होगा? 5, तो माइनस 6c5, फिर क्या हो जाएगा? 2x पे पावर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0, तो 7c0 x पे पावर 0। अब तुम देखना हर एक टर्म से पावर क्या आ जाएगा। इसको अब हमें करना होगा एक्चुअल में मल्टीप्लाई। अब तुम बोलोगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड लेंथी है, तो है इतना लेंथी, इसका कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात क्या, हर एक टर्म से पावर क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स टू दी पावर 5। हर एक टर्म से एक्स टू दी पावर 5 कॉमन आ जाएगा हर एक टर्म से। तो एक्स टू दी पावर 5 कॉमन ले लो। तो एक्स टू दी पावर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे पहले क्या होगा? 6c0, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 7c5। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा? माइनस 6c1, और यहाँ क्या होगा? 7c4। फिर प्लस इससे क्या होगा? 6c2 और माइनस 7c3। फिर इसमें क्या होगा? माइनस 6c3, और यहाँ क्या होगा? 7c2। ठीक है। फिर प्लस क्या होगा? 6c4 और माइनस 7c1, क्या होगा? माइनस 6c5, क्या होगा? 7c0। ठीक है ना। 6c0 का वैल्यू क्या है? 1, तो 1, एक माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे -1 कर देते हैं। 7c5 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 अपॉन, अच्छा 7c5 का वैल्यू क्या होगा? 7c2। 7c5 का वैल्यू होगा 7c2, तो 7c2 को कैसे लिखोगे? 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 6c1 का वैल्यू क्या होगा? 6, तो ये हो जाएगा -6। 7c4 का वैल्यू क्या होगा?
सेवन सी थ्री का वैल्यू क्या लिखोगे, 7 × 6 × 5 7 सी थ्री, 3 × 2 × 1 प्लस 6 C2 का वैल्यू 6 × 5/2 × 1 एक माइनस 7 C3 क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5/3 × 2 × 1 ठीक है। फिर प्लस माइनस 6 C3 का वैल्यू 6 × 5 × 4/3 × 2 × 1 7 C2 7 × 6/2 × 1 ऐसे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा 6 C4 6 का वैल्यू क्या होगा 6 C4 का वैल्यू क्या होगा 6C2 तो क्या हो जाएगा 6 × 5/2 × 1 और माइनस है 7C1 का वैल्यू 7 फिर यहाँ प्लस 6C5 का वैल्यू क्या होगा 6C5 का वैल्यू होगा ना 6C1 का वैल्यू क्या होगा 6 तो यहाँ हो गया -6 7C01 ये हो गया। अब बच्चों इसको तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तुम, एक्चुअल में करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना ही लेंथी है, बात को समझो, इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तुम इसे कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 171, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।